नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब। आपका बहुत आभार। एक बार अपनी कार्रवाई शुरू हो उसके पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन ये करता हूँ कि कल का जो कुछ भी आक्रोश था वो दिन भर आपने सदन में देखा और मैं सोचता हूँ उसी में से मदन जी को अति आवेश में आकर उन्होंने जो कुछ भी आगे बढ़े उसके लिए वास्तव में आपने उनको निलंबित किया। मेरी विनम्र प्रार्थना है इस प्रकार के वातावरण में कभी कभी उत्तेजकता आ जाती है। मैं सोचता हूँ इसको आप और सदन मिल करके जो है मैं सोचता हूँ अगर इसको क्षमा करें और उनको आने का अगर आप उचित समझे तो निर्णय करें ताकि सदन और अच्छी प्रकार से चल सके। बने प्रतिपक्ष के नेता खेद व्यक्त करना पड़ेगा। मतलब ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ उनका वो व्यवहार डिजायरेबल नहीं था। मैं स्वयं इस पक्ष का हूँ कि इस तरह की घटना नहीं हो, लेकिन आपके द्वारा कम से कम उस सदस्य को ये तो कहा जाना चाहिए कि इस तरह का कृत्य सदन में यदि हम करेंगे तो सदन की परंपराएं का हम निर्वहन नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे आशा करूंगा कि मैं तो अध्यक्ष पद की तरफ से सबको क्षमा करता हूं, मेरे लिए कोई भी नहीं है, पर मेरा ये प्रयत्न रहा है कि हम सदन की गरिमा को बनाने के लिए काम करें। कभी कभी मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, मुझे दुख भी होता है, पर मैं आशा करता हूं आपके रहते हुए आप और हम सब मिलकर यदि सदन की गरिमा को नहीं बना पाएंगे और तो सदन में हम जनता को सही मैसेज नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप कृपया उसकी गंभीरता को लें। निश्चित रूप से सदन की अनुशासन और सदन की गंभीरता रहे। उन्होंने जिस प्रकार का मैंने स्वयं ने व्यक्तिगत उनको बुला करके भी कहा, मैंने बात भी की है। इस प्रकार का व्यवहार अपने जैसे सदस्य को उचित नहीं दिखता है। तो जो मैं कह सकता था वो मैंने उनको कहा है। भविष्य में इस प्रकार का नहीं हो इसके लिए भी उन्हें आगाह किया है। मैं अपनी दल की तरफ से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से सदैव अनुशासनबद्ध चले, तरीके से चले, नियमों से चले और हम जनता के जिस काम के लिए आए हैं उस जनता के प्रति न्याय कर सकें। इस बात का आपको आश्वस्त करता हूँ। धारीवाल साहब, मैं खेद प्रकट कर देता हूं सदन की कार्रवाई करने के लिए। माननीय कोई नहीं प्रकट करता, मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं ऐसे सदन का अध्यक्ष हूं जिसमें कृत्य के लिए मुझे माफी मांगनी पड़ती है। मैं माफी मांगता हूं, आप प्रस्ताव रखें। सर, जिस माननीय सदस्य के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था कि उनको 7 दिन के लिए बाहर निकाल दिया जाए, उनका आचरण आज से ही नहीं वर्षों से देखा गया है और देखते देखते एक वक्त ऐसा भी आ गया कि उनको 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 3 बार रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद में हाथाफेरी जोड़ कर कुरा करके अब कैसे वो यहाँ पर आ गए। प्रस्ताव रखें। उनका बर्ताव हमेशा ऐसा रहा है। इसलिए मैं कटारिया साहब आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा आप स्वयं खुद यहाँ पर कल मौजूद थे। उस वक्त भी आप जाकर के वो उठा करके रोक सकते थे। वो संयम लोढ़ा के ऊपर हमला करने जा रहा था, उस वक्त भी रोक सकते थे आप। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, लेट अस वाइंड अप। मैंने खुद ने आपका आदेश के पद पर क्षमा मांग ली और तो और क्या प्रस्ताव रखें। हाँ, तो मैं अपने मन को मार करके आपका आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मन मार के प्रस्ताव रखें। आप प्रस्ताव रखें। तो पड़ोसी है। अब या तो फिर आप ऐसा करें साहब कि पहले इस पे बहस करवा लें, उसके बाद में बुलवा लें उनको, वरना मुझे पूरी आशंका है कि वो बीच में फिर बोलेंगे, फिर गड़बड़ करेगा। नहीं, आपकी आशंका निर्मूल होगी। आप प्रस्ताव रखें। तो मैं प्रस्ताव रखता हूं साहब के जैसे भी हैं वैसे हैं, लेकिन उनका निलंबन समाप्त करने के बाद उनको यहाँ पर हम बुलाने के लिए आप इजाज़त फरमा दें तो। धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय कल भी हमने सबको मालूम है, उस विषय की गंभीरता को समझते हुए हम आधे घंटे में अपनी चर्चा को समाप्त करें। मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा। श्री गुलाब चंद जी कटारिया। अध्यक्ष महोदय,
फ़ोन टैपिंग का भी सरकार को अधिकार रहता है और सरकार चाहे तो बात हो गई भाई। कारण क्या है कि ये जो भारतीय तार अधिनियम 1885 है, इसमें धारा 5(2) इस बात का अधिकार आपको देती है। पर किन बोल रहे हैं प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष ने माफी मांग ली, माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया, प्रस्ताव डीम टू बी पास है, ठीक है। वो किन परिस्थिति में कराता, वो परिस्थितियां भी बिल्कुल बता रखी है कि भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, ऐसे ऐसे कई बातें बताई है जिनके आधार पर। लेकिन धारा 419A में 2007 में एक संशोधन करके जोड़ा गया और उसमें कहा कि जिसके अनुसार फ़ोन टैपिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई। फ़ोन टैपिंग के आदेश राज्य के गृह सचिव या विशेष सचिव में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे नहीं हो के द्वारा जारी किया जाएगा। ये एक नियम है जिस नियम की पालना करके सरकार चाहे तो दे सकती है। मुझे इस बात का विशेष दुख है कि जब गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के एक व्यक्ति ने अपने आप को उस रास्ते पर डाला, उसने इस बात को निर्णय किया कि इस तरह से अगर कोई फ़ोन टैपिंग हुआ होगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, है ना। राजस्थान का गृह सचिव 18 तारीख को कहता है कि फ़ोन टैपिंग के मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, जिसको ये आदेश जारी करना वो कह रहा है ना। राज्य के मुख्य सचिव ने भी उसी दिन 18 तारीख को कहा मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब मैं विषय की गंभीरता की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। जब इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है, गृह सचिव कहता है, मुख्य सचिव कहता है, तो आखिर ये फ़ोन टैपिंग हुआ कैसे? मैं सोचता हूँ कि सीएम के जो ओएसडी हैं वो शर्मा मिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक 3 वीडियो क्लिप वायरल किया और उस वीडियो क्लिप वायर में ये सब बातें थी कि कौन किससे बात कर रहा है। गजेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, भंवरलाल जी ने किससे बात की, विश्वेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, क्या बात की और क्या चीज़ आया। वो जब बाहर आया तो आपने देखा कि इसी को आधार बनाकर आपके सरकारी मुख्य सचेतक, कोई दूसरा आदमी करता तो फिर भी समझिए तो पूरा सरकार की इच्छा थी, उसके आधार पर इन्होंने जो है उसके आधार पर एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई 47, 48 और 49। और उस एसओजी को जो आपने आधार दिया वो वही क्लिक दी जो तीनों वीडियो थी और उसके आधार पर ये जो है केस दर्ज हुआ। 17 तारीख को ही आपके यहाँ प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी ने और हमारे आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही और उस बात में उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट जो है नामजद, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कहा महेश जोशी ये जो है ना भंवरलाल जी विधायक, संजय जैन, गजेंद्र सिंह नामक व्यक्तियों के द्वारा पैसे के लेन देन पर लोकतंत्र रूप में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि ये बात ओएसडी को किसने अधिकार दिया कि वो इस प्रकार की कोई क्लिप बनाए और उस क्लिप के आधार पर वो उसको वायरल करे और उसी को बेस बना करके मुख्य जो हमारे यहाँ के विप हैं उन्होंने उसकी को आधार मान करके एसओजी में मुकदमे दर्ज कराए। ये इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण है या नहीं है, इस बारे में आप कि बिना इसको टैपिंग किए ओएसडी और वो भी कहाँ का, मुख्यमंत्री के दफ्तर का। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा और क्या राजस्थान की जनता के साथ आप असत्य बोल सकते हो, है ना। मैं सोचता हूँ कि इसके आधार पर ही आपने केस बनाया और एसओजी ने आपको 17 तारीख को 2 केस आपने कराया, एसीबी में भी आपने 17 तारीख को एक केस दर्ज कराया और उसके आधार पर आपने देखा होगा इस केस के आधार पर संजय और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया और वो गिरफ्तार होकर के एक लंबे समय तक जेल में रहे। अगर आपने ये फ़ोन टैपिंग नहीं किया होता, अगर आपने इस प्रकार की घटना का आधार नहीं दिया होता तो इन 3 लोगों को, जिसमें संजय भी है और एक और भारत यहाँ का अजमेर का है और एक मेरे यहाँ अशोक चौहान है, इन 3 लोगों को किया, 2 लोगों को और करने का प्रयत्न किया लेकिन वो एरिया से बाहर निकल गए। ये तीनों लोग गिरफ्तार रहे और लंबे समय तक गिरफ्तार है। और इसके बाद आपके यहाँ की एसओजी का है ना जो एक अधिकारी है
वो यहाँ से मानेसर गया। किस बात के लिए गया? भंवरलाल जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का क्लिप, वो भाषा, वो बाण, वो बात उन्होंने कही कि नहीं कही, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए उनको नोटिस देने गया। तो जब आपका ये फ़ोन टेपिंग ही नहीं है तो ये आपको भगवान ने रात को क्या संदेशा दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है जिसके कारण से ऐसा होने वाला है? कोई न कोई आधार तो, और वो आधार आपने पुलिस को दिया है। आपने वो आधार पुलिस को सबमिट किया और उसी के आधार पर उन्होंने उस केस को बनाया, और वो भी 124 में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में दर्ज हुआ, 120 में दर्ज हुआ। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है नहीं करता है कि फ़ोन टैपिंग हुआ? ये बिना फ़ोन टैपिंग के और बिना इस प्रकार के वीडियो बना करके ओएसडी अगर उसको शर्मा देता है तो ये तो पर्याप्त सबूत मिल गई कि वास्तव में इस प्रकार का कृत्य जो है उन्होंने किया है। और उसके कारण से मैं आपसे फिर विनम्र प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष जी, अगर इसको आप फ़ोन टैपिंग नहीं मानते हैं, अगर आप इसको इसका आधार नहीं मानते हैं, जबकि आपके सब लोग कह रहे हमने नहीं किया, तो ये केस बना कैसे है? फिर उस दिन तो आप कह रहे तो ये सब लोगों के खिलाफ, उसमें गजेंद्र सिंह जी का भी नाम था, उनके खिलाफ भी आपने क्या जो पब्लिकली जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हो वो आपने कहा। और एक तरह से आपकी मंशा ये थी कि ये सब लोग इसके मुलजिम बने। फिर ये दफन दाखिल कैसे हो गया? अगर केस बढ़ा तो उन 3 ही लोगों का दोष क्या था जिनके कारण से आपने उनको जेल में रखा? अगर आप में दम हो, अगर ये कोई सच्ची घटना हो तो इसके तह तक पहुंच करके सब लोगों को आप इसमें अपराधी बनाओ, तब तो लगेगा कि आपके अंदर हिम्मत है। केवल राजनीतिक स्टंट बनाकर किसी पर गजेंद्र सिंह जी का बोल देना ना। मेरा नाम अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है इसमें। आपको मौका मिलेगा, पेश की, आपको मौका मिला मैं जी, और अगर मेरे को दोबारा क्लिपिंग मिली तो दोबारा केस दर्ज कराऊंगा। मैं जी मौका मिलेगा, दोबारा केस दर्ज कराऊंगा, दोबारा क्लिपिंग मिली तो। है जी मानसदेश, ये आप बैठे, गलत बात है, ये गलत बात। मैं आई विल वाइंड अप द डिबेट। मानसदेश नीचे बैठे, मानसदेश नीचे बैठे, नीचे बैठे, मानसदेश आई विल नेम यू। क्या कर रखा आपने? ये आपका अधिकार नहीं है। मैं मानसदेश फिर कह रहा हूँ, आप कटोरे जी बोल रहे हैं, उसके बाद भी कटोरे की जरूरत पड़ रही है। मेरे आपको डोंट गिव, आप तो खड़े हुए थे, बोल रहे थे, आपने आप क्यों आप खड़े हुए? ये कुछ भी कर रहे थे, आप अपने लीडर के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इनको बताकर आप सेल्टर लेना चाहते हैं। सॉरी सर, ये गलत बात है, नहीं परंपरा, बंद करिए टॉप डिबेट को। कटोरे प्लीज। देखिए, मैं इस बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि आपके तीनों बड़े अधिकारियों ने कहा कि कोई फ़ोन टैपिंग नहीं हुआ। तो ये मुकदमा जो आपने दर्ज कराया और जो पैन कार्ड आपने सुपुर्द किया, वो पैन कार्ड क्या था और वो पैन कार्ड के अंदर वर्षन कहाँ से आया, इसके बारे में जब तक नहीं हो, और अगर वास्तव में ये केस सही है तो आज आपने इसको इतने महीने तक धूले में डाल करके इसके ऊपर मट्टी क्यों डाली? अगर सच्चाई है तो सामने आने दो ना, घबराने की जरूरत क्या है? मैं सोचता हूं केवल एक स्टंट करने के लिए और बीजेपी को बदनाम करने के लिए, मैं सोचता हूं कि अगर आप में वास्तव में सच्चाई है तो निश्चित रूप से आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो ना, और अगर नहीं है तो उन्होंने भी नियम विरुद्ध फोन टैपिंग कराई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों में से एक निर्णय निश्चित हो। फोन टैपिंग हुआ है, इलीगल हुआ है, बिना परमिशन से हुआ है, बिना विभाग की जानकारी से हुआ है, जिसको कोई कर नहीं सकता, जो आपने किया है और जिसके आधार पर आपने सरकारी मुख्य सचेतक के नाते जो एफआईआर दर्ज कराई है, इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी की मिली भगत के कारण से मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में जवाब देना। सतीश बनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन टेपिंग आपातकाल है और एक आपातकाल देश में 25 जून 1975 को भी लगा था। सरकारें गिराने की बात होती है, लेकिन अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग मेरे मित्र मंडली ने, जो मेरे सामने बैठे हैं, उनकी पार्टी ने 100 से भी ज़्यादा बार किया है। ये हिंदुस्तान का जाना माना क्षेत्र गलत परंपरा है ना। प्लीज आपको अधिकार नहीं है, ये कौन तरीका? प्लीज देश में प्लीज आप फिर आप खुद ही जरूरत है, मेरा काम आप कर ले। मतलब अजीब स्थिति, मैं वो बोल रहे तो मेरा काम है ना, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आपको नहीं डिबेट करने तो मैं बंद कर दूंगा। मैं प्लीज, मैं मिस्टर गोगरा, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट।
माननीय पुनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में कुछ टेलीफोन टेपिंग की प्रमुख घटनाएं हुई थी और जिसका मैं दोहराऊंगा नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है किस कानून में किस तरीके से टेलीफोन टेपिंग होती है। 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार पर यह आरोप लगा था, उस सरकार को जाना पड़ा था। 2010 में नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, प्रकाश करात जी के बारे में ऐसी बात हुई। 2019 में येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ भी इस तरीके के आरोप लगे थे और तत्कालीन चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने सीबीआई जांच की, इस पर आदेश दिए थे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसकी पृष्ठभूमि एक माननीय सदस्य का सवाल था, जिसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया और ये एडमिट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से टेलीफोन टेप किए जा सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि ये सक्षम अधिकारी कौन है, और सक्षम अधिकारी एसीएस स्तर का होता है, लेकिन शंका ये है कि वो कोई और अधिकारी था जिसके इशारे पर यह सब किया गया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में, कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, या तो वो वीडियो क्लिप फैब्रिकेटेड थी, गलत थी, और यदि वो गलत थी तो उसका इस्तेमाल माननीय सत्ता पक्ष के लोगों ने किस रूप में किया, और यदि वो सोर्स ठीक नहीं था तो ये टैप आए कहाँ से, ये बताएं। इस पर भी उनके खिलाफ जो एफआईआर अशोकनगर थाने में दर्ज हुई है जुलाई 17 में, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई, जिन लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं चाहता हूं कि ये बताएं कि टेप असली थे और क्या टेप किए जा रहे थे, आधिकारिक फ़ोन टेपिंग की गई, इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। फ़ोन टेपिंग की गई तो क्या ये संवेदनशील कानूनी मुद्दा नहीं है? क्या फ़ोन टेपिंग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पालन किया गया था? क्या प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि निजता खतरे में नहीं है? क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार खुद को विपरीत परिस्थितियों में पाकर गैर संवैधानिक तरीका नहीं अपना रही है? ये प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। अजय राठौड़। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो आर्टिकल 21 में हम सब लोगों को अधिकार मिला है उसकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए आपने आज की बहस रखी। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं मेरी बहस को उन बातों में नहीं उलझाऊंगा जिसका जिक्र इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5(2) का आपने किया, और इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के सेक्शन 419(a) का भी आपने किया। मंत्री महोदय, ये सही है कि एफआईआर नंबर 47/2020 जो दर्ज हुई है 10 तारीख को, 48 जो 17 तारीख को दर्ज हुई है, 49 जो 17 को दर्ज हुई है, और इसके अलावा एक एसीबी में और एफआईआर नंबर 129 जो 17 तारीख को दर्ज हुई, ये 4 एफआईआर अध्यक्ष महोदय, जिन चारों एफआईआर का आधार वो वीडियो क्लिप है जो सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने प्रमाणिक तौर पर एक परिवार के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को रिलीज करते हुए, और अगर आप मुलायजा फरमाएं, इन वीडियो क्लिप में जो बातें आई, चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र, और उसके साथ कुछ लोगों को नामजद भी किया। मैं उनका नाम उल्लेख करके उत्तेजना फैलाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जो अभी तक तथ्य सामने नहीं आया, क्योंकि ये 4 मुकदमों में 3 मुकदमे सरकारी मुख्य सचेतक ने कराए और 1 मुकदमा एसओजी के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने करवाया। अब जब ये टेलीफोन की सारी बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तो आपने समाचार पत्रों को एक एडिशनल डीजीपी एटीएस और एडिशनल एसपी एसओजी यादव ने समाचार पत्रों को नोटिस जारी किए। राजस्थान पत्रिका को जो नोटिस जारी किया उसका क्रमांक है 128, डेटेड 20/7/2020 राजस्थान पत्रिका। भास्कर को किया 129, डेट है 20/7/2020। इन दोनों समाचार पत्रों को जब ये नोटिस देकर पूछा गया कि आपने किस आधार पर इस समाचार को प्रकाशित किया, ये आपके पास ऑडियो क्लिप कहाँ से आई, मुझे सदन को बताते हुए संकोच नहीं। उन्होंने जब भी कहा कि ये दोनों जो हमारे पास ऑडियो क्लिप आई, ये जारी हुई है 9829620202। इस टेलीफोन से ये ऑडियो क्लिप जिसके अंदर अलग अलग नाम दिए गए, सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया गया, और ये जो 9829620202 है, ये और किसी का नंबर नहीं है, ये ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर लोकेश शर्मा का नंबर है, जो संविदा स्तर पर 1 लाख की सैलरी लेता है, और सिर्फ इसीलिए लेता है कि ये इस प्रकार के षड्यंत्र करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं। यह 17 तारीख का वाकया है। 19 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखते हैं। मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ के सुनाता हूँ। यह चिट्ठी है प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें लिखते हैं, राजस्थान में भी चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस करते में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता एवं हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल है। इनमें से एक श्री भंवरलाल शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता ने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की सरकार को भी विधायक के खिरोध फरोख्त से गिराने का प्रयास किया था और धनराशि कई विधायकों के पास पहुंच गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को जब ये चिट्ठी लिखते हैं कि धनराशि कई लोगों के पास पहुंच गई है, इसका सोर्स था वो टेलीफोन टेप जो अनधिकृत रूप से टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5(2) को दत्ता बताकर टेलीफोन इंडियन टेलीफोन रूल्स 419(a) को दत्ता बताकर आपने की। अब इससे साफ गोई होगी अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब सरकार इससे बच नहीं सकती। मैं वो सोर्स पूछना चाहता हूं मुख्य सचेतक महोदय, आपने 3 बार ऑडियो क्लिप बनाकर एक पेन ड्राइव के अंदर आपने तस्दीक किया, महेश जोशी पुत्र मूलचंद जोशी उम्र 66 वर्ष, यह तस्दीक करता है कि मैंने जो पेश किया है यह मेरी निजी जानकारी में है। तो आप ये बताओ कि आपने निजी जानकारी में तो टेलीफोन टेप करने की जानकारी भी आपके पास होगी। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सरकारें गिरी है जिनका उल्लेख हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा। अमेरिका की सरकार गई वाटरगेट कांड के अंदर, रामकृष्ण हेगड़े गए, और मैं समझता हूं अब आप भी नहीं बच पाओगे। इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक पहुंचाएंगे, हम चुपने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूं नैतिकता है तो आप सही सी बात करें। आज मुख्यमंत्री का ओष्ठी मेरा रिकॉर्ड पर जाना चाहिए। मैंने टेलीफोन प्लीज बाइंड अप। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है एनी पर्टिकुलर इशू प्लीज। ये जो नंबर दिया है मैंने नंबर बोला है, इस नंबर से वीडियो ऑडियो क्लिप गई है समाचार पत्रों में और आपने नोटिस जारी किया। समाचार पत्रों ने बदले में जो आपको लिखा है वो आप उद्धृत करें, उन्होंने क्या कहा। नोटिस ये ऑडियो क्लिप किससे प्राप्त हुई? मुख्यमंत्री का कार्य निवास अगर इस प्रकार के षड्यंत्र में भागीदार बनता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। यह हमारी निजता पर हमला है, यह आर्टिकल 21 पर हमला है। इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार को सत्ता में बने रहने का। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी ना प्लीज, नॉट अलाउड ना, नॉट अलाउड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो चीजों आपने फिर मुझे वो बात करनी पड़ेगी। मैं कुछ चीजों में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ना। फिर आप ना, मेरे पास कागज है। मैं अपने मन से कुछ नहीं करता। माननीय मंत्री जी प्लीज डोंट इंटरवीन। अध्यक्ष माननीय सदस्य माननीय सेम डोला जी, हमारे मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जब प्रतिपक्ष के लोग जब बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने इंटरप्रेट नहीं किया। और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप पूरी ध्यान से सुन लें। मैं बड़ी तसल्ली से आपको बात करूँ। अध्यक्ष महोदय, अकेले काफी है, आप सब सपोर्ट की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय कटारिया साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का दिया हुआ एक लेटर पढ़ा, जो सचिव महोदय को जो विवरण दिया, उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन मांगा है। रिलैक्सेशन किस चीज़ के लिए मांगा जाता है? जब आपके पास पूरे सबूत न हो, आपके केस में कोई दम न हो, आपका केस इतना कमजोर हो, तब फिर वो जाकर के कहता है कि साहब रिलैक्सेशन दे दो। तो आप तो खुद मंजूर कर चुके हो, आप स्वयं मंजूर कर चुके हो कि आपका केस जो है उसमें कोई दम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये जो चिंगारी उठी, ये चिंगारी इस बात की उठी कि आदरणीय सर्राफ साहब ने एक सवाल पूछा, और सवाल था कि क्या ये सही है कि विगत दिवस में फोन टेप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं
और यदि हाँ तो किस कानून के अंतर्गत और किसके आदेश पर पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। जवाब दिया गया, प्रोसीजर बता दिया गया, पूरा का प्रोसीजर ये है। न किसी का नाम आपने पूछा, ना आपने कोई घटना बताई कि क्या घटना पूछी आपने, कुछ नहीं पूछा। तो ये सारी बात वहाँ से उठी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस एक्ट का आपने हवाला दिया प्रतिपक्ष नेता ने, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार को टेलीफोन इंटरसेप्शन करने के लिए अधिकृत किया गया है। और ये इंटरसेप्शन लोक व्यवस्था के लिए, राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा के लिए और अपराध घटित न हो उनको रोकने के लिए विधि द्वारा विधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान पुलिस की इकाइयों के द्वारा विधिक इंटरसेप्शन किए जाते हैं। पुलिस की कई इकाइयां हैं, एसीबी है, एसओजी है, ये है, वो है, सब आप जानते हैं, आप तो बरसों होम मिनिस्टर रहे हैं। और ये व्यवस्था कोई राजस्थान के लिए नहीं है, पूरे राज्यों के लिए है। पूरे राज्यों को ये अधिकार इस एक्ट के तहत में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। आवश्यक होने पर इंटर स्टेट इंसेप्शन की अनुमति भी केंद्र सरकार देती है। ये कोई नई बात नहीं है। नियमानुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियमित रूप से इंटरसेप्शन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी की जाती है। 6 महीने तक देखते हैं। 6 महीने तक देखने के बाद में, उसकी समीक्षा करने के बाद में उसको पूरी कार्रवाई को तलब कर देते हैं। राज्य सरकार ने सख्ती से इन नियमों का अनुसरण किया तथा कहीं भी इस संबंध में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं किया जो माननीय सदस्यों की चिंता का आधार बन सके। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी परंपरा रही है कि हमने किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई निजता न तो पहले भंग की है और न ही आगे भंग करेंगे। यदि किसी सदस्य को इसमें कोई शिकायत है कि मेरी निजता भंग हो गई है, अध्यक्ष महोदय को शिकायत कर सकता है। हुई है क्या किसी की निजता भंग? तो रुको मत, फिर फटाफट दो दरखास्त। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि एसओजी के द्वारा दिनांक 17/7/20 को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को धनबल से गिराने के मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमों को बाद में एसीबी को ट्रांसफर कर दिया गया। इस एफआईआर में एक व्यक्ति गजेंद्र सिंह का नाम भी आया। गजेंद्र सिंह का नाम भी आया, जो संजय जैन से सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये गजेंद्र सिंह कौन है? क्यों नहीं जांच में सहयोग करते जिससे कि सच्चाई सामने आ सके? अध्यक्ष महोदय, बात बहुत साफ है। इंटरसेप्शन करने का अधिकार एसओजी को है, लेकिन कब है? जब वो होम सेक्रेटरी से जो है इजाज़त ले ले। होम सेक्रेटरी से इजाज़त ले ली एडीजे एसीबी ने, एसओजी ने, और एसओजी ने उसको अधिकृत किया विजयपाल सिंह, क्या नाम था, विजय कुमार राय को। विजय कुमार राय जो है वो वॉइस लोगर सेक्शन का इंचार्ज है, सीआई लेवल का आदमी है, वो इंचार्ज है। उसको इजाज़त दी गई कि तुम इनसे करो, क्योंकि खबर ये थी कि साहब कुछ जो है आपके अवैध हथियारों का और विस्फोटकों का के बाबत जो है उसको इंटरसेप्शन की इजाज़त दी गई थी। वो इंटरसेप्शन लगते वो 2 आदमियों के पास, एक अशोक सिंह और एक भरत मालानी, ये कोई राजनेता नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जिसकी चिंता हम सब कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की निजता भंग कर दी गई। ये दोनों को नहीं है। इन दोनों का टेलीफोन को जब टैप किया, इंटरसेप्शन में किया गया, तो ये बात करते विस्फोटक और फलाना इधर उधर की बातें करते राजनीति की सारी बातें आ गई।
और बहुत लंबी बात आ गई कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कितना पैसे का लेन देन होगा, सरकार कब गिरेगी, कैसे नहीं गिरेगी, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, बीजेपी तैयार है कि नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके लंबा सा सारा किस्सा आया। इन सब बातों को देखते हुए उसने एक FIR दर्ज करवाई 47 नंबर की, 47 नंबर की ये FIR दर्ज करवाई कि साहब ये तो षड्यंत्र है, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र है, इसलिए इसकी FIR दर्ज करवाई जाती है। एक FIR तो वो हुई। फोन टैपिंग का मुद्दा जो विपक्ष के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है, उसका मुख्य मंतव्य मैं जो मान के चलता हूं वो यह है कि उस केंद्रीय मंत्री जिनका नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको बार बार बचाने के लिए यह मुद्दा उठाया जाता है। और प्रधानमंत्री मोटे तौर पर तो उन पर इतना बड़ा आरोप था कि उनको प्रधानमंत्री को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस मांग को फिर दोबारा से न उठे, इसीलिए बार बार आप ये मुद्दा उठाते हैं, फोन टेपिंग, फोन टेपिंग, फोन टेपिंग। यदि वो साफ पाक और साफ है तो वो स्टेज से क्यों बचते हैं? 3 दिन तक लगातार SOG के बड़े से बड़े अधिकारी उनके घर और दफ्तर के दिल्ली में चक्कर काटते रहे कि वो स्टेज दे दीजिए, वो स्टेज दे दीजिए, वो स्टेज दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? क्या ऐतराज है उनको? अगर पाक साफ हैं तो वो स्टेज दे देना चाहिए था, और अब दे दें। अभी कौन से मियां मर गए, अभी कौन से मियां मर गए, रोजे कट गए। अध्यक्ष महोदय, जो तीनों महानुभावों ने जो बात उठाई है उसका तो जवाब मैं दूंगा, एक एक जवाब दूंगा, मैंने सब लिख लिया आपके पॉइंट्स। लेकिन उसके पहले मैं आपको मुख्यमंत्री जी ने जो संबोधन दिया था यहाँ पर 14 अगस्त 2020 को, उसको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, 1.5 पेज का है, इसे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिफरेंसेस हो जाते हैं, पर जिस खूबसूरती के साथ उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का देश के अंदर अगर किसी को लगा तो या तो अमित शाह जी को लगा और या आप लोगों को लगा। किस खूबसूरती के साथ डिफरेंसेस खत्म कर दिए गए। बड़ा मुश्किल होता है, आपके खत्म नहीं हुए हैं, डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। 30 की संख्या रह गई है 73 में से। मालूम है आपको किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आपको मालूम है? उनका नाम तो ऑडियो टेप में आ गया। कैसे हो गई? अरे आप तो, आपके लिए कहा है कि आप तो गृह मंत्री हैं, आप तो गृह मंत्री रहे हैं, सॉरी, मुझसे पूछ रहे हो कि लीगल होता है या इलीगल होता है। राजस्थान में कभी परंपरा नहीं रही विधायकों के, MP के टेप करने की, और न राजस्थान में हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है यहाँ पर सदन में कि मैं कह सकता हूँ, राजस्थान में कभी परंपरा नहीं रही इलीगल टेप करवाने की। ये कहना कि मुख्यमंत्री हमारे फोन टेप, आप लोगों का ये कहना, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लोगों का ये कहना कि मुख्यमंत्री हमारे फ़ोन टेप कर रहे हैं, टेप करवा रहे हैं। अरे मैं तो, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अरे मैं तो जब आरोप लगाता, मैं तो स्वयं जब आरोप लगाता हूं कि केंद्र सरकार पर कि आज पूरा देश डरा हुआ है, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं तो आरोप लगाता हूं कि पूरा देश डरा हुआ है। टेलीफोन पर बात करते हुए आदमी डरता है। भाई ये कहता है भाई व्हाट्सएप से बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, कहीं बात हमारी टेप नहीं हो रही हो। देश का इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, पॉलिटिशियन सब डरे हुए हैं।
तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा आरोप है केंद्र सरकार पर कि वो इस तरीके की बातें कर करके ये करके के पूरी जनता को डराना चाहते हैं और डरा डरा करके जो है वो राज करना चाहते हैं। माहौल बन गया पूरे देश के अंदर कि सीएम इलीगल सर्विसिंग नहीं करवा सकता। कुछ लोगों ने कहा कि आपके घर पर टेप बन गई। आपका भी आरोप है, सब उन्हीं के घर पे बन गई टेप, सबूत तो है नहीं आपके पास, टप्पे की बातें हैं। आपके ऑफिस में टेप बन गई और फिर उसे रिलीज कर दी। मैंने कहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप प्रूव कर दो। तो वो आज भी कहने को तैयार हैं कि अगर आपने ये प्रूव कर दो आप कि उनका टेप में कहीं पर भी कोई हाथ रहा हो या उनके घर पे कोई टेप बनी हो तो वो आज भी राजनीति छोड़ने को तैयार है। मान्यवर सुनिए मेरी बात, कोई भी चीज आती है मेरे मोबाइल पर आती है और तो मैं जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बना हुआ हूँ। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बना हुआ हूँ तो बटन दबाते ही वो सारे के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं उनके पास चली जाती है। अगर लोकेश शर्मा के पास कोई चीज आई और आकर के उसने बटन दबा करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी, क्या गुनाह कर दिया? क्या गुनाह कर दिया? क्या आप नहीं करते? आपके पास कोई चीज आएगी तो आप दूसरे को व्हाट्सएप पे क्या नाम टिप करके दूसरों को नहीं भेजते? सवाल एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया मुख्यमंत्री जी ने कि काम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया क्योंकि ये आरोप आप पे लग रहे हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि कभी कभी अगर उनको लगता है कि हमने षड्यंत्र करके फर्जी टेप बनाई है, क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर टेप दीजिए, ये पानी लाना, पानी दीजिए, ये आरोप लगाते हैं। मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूं, राजनीति छोड़ सकता हूं। आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टेप बनाई। फिर दोबारा सवाल पूछता पत्रकार कि अगर ये साबित हो गया तो क्या आप राजनीति छोड़ने को तैयार हैं? जवाब में बोलते हैं कि अगर मैं झूठी टेप बनाऊंगा और लोगों को सरकार बचाने के लिए तो मेरा मोरल अधिकार है कि क्या मैं इस सरकार में रहूं? यहाँ तक कोई स्वीकार करने को तैयार है कोई आदमी उस चैलेंज को आप मीट करो साबित, कहाँ पर टेप बनी थी, कहाँ नहीं बनी थी। सिर्फ ये कि उनके एक ओएसडी ने जो है वो टेप इधर उधर भेज दी, उससे क्या होता है? क्यों नहीं भेजेगा? नहीं, क्यों नहीं भेजेगा? ये स्टेटमेंट है राजस्थान के मुख्यमंत्री का, और ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये कहा कि मैं वही आदमी हूं जब सदन में मैंने जिसने 2 बार 1993 से लेकर के 98 तक जब आदरणीय भैरव सिंह जी की सरकार थी और राजेंद्र सिंह जी आप भी उसमें चिकित्सा मंत्री थे, 2 बार आपकी सरकार को गिराने की कुछ विधायकों के द्वारा कोशिश हुई। ये वही मुख्यमंत्री है जो देश के प्रधानमंत्री के पास, नरसिम्हा राव के पास जाकर के 2 बार जाकर के कह के आया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में एक बार सरकार बन गई तो लोकतंत्र जब ही मजबूत होगा जब वो पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। यही नहीं, इसके अलावा वो राज्यपाल बलीराम भगत के पास गए, उनसे भी यही कहा कि नहीं, हम कोई ऐसी हरकतों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि हमारी पार्टी अलग है, भैरव सिंह जी की पार्टी अलग है। भैरव सिंह जी ने सरकार भी बनाई, हम उसे एग्री नहीं थे, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जोड़ तोड़ करके बनाई थी। क्लियर मेजोरिटी तो थी नहीं ना आपकी उस वक्त, जोड़ तोड़ करके बनाई थी, लेकिन बन गई और शासन में आ गई। तो फिर अब लोकतंत्र की यही मान्यता रहती कि 5 साल कम से कम वो देश की, राज्य की सेवा के लिए जो है काम करे। और उस मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप कि वो टेप बनाएगा।
ला हौल बिला कुव्वत। पर्सनल लिबर्टी की बात, अभिव्यक्ति की स्वीकृति की बात भारतीय जनता पार्टी के किसी के नेता के मुंह से सुने तो निश्चित तौर पर हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। होता क्या है, जब शिशु का जन्म होता है तो नाल को निकाल करके नाल को काटा जाता है। काटने के बाद में ही वो पहली बार सांस लेता है, और वो सांस, वो स्वतंत्र सांस जो है वो प्रकृति की देन होती है उसके लिए। तो ये स्वतंत्रता वाकई कितना महत्वपूर्ण शब्द है, कितना महत्वपूर्ण शब्द है। अगर इसको समझ जाओ तो देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपकी जिद है कि आप हमें जीने नहीं दोगे, और जनता की जिद है कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बच्चे की जुबान पर है कि अगर इस लोकतंत्र में निष्ठा की रक्षा अगर हम नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। अध्यक्ष महोदय, विजय कुमार सिंह के लिए जो बात आपने कही मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंटरसेप्ट कर रहा था, वो इजाज़त लेकर के कर रहा था। आपने कहा कि साहब बगैर इजाज़त के कर रहा था। आप ये साबित कर दो कि बगैर इजाज़त के कर रहा था तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यहाँ पर आज अभी देने को तैयार हूं। और क्या आप गृह मंत्री रहे हो, आपसे गृह मंत्रालय से आपसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई जानता भी नहीं होगा। क्या एसओजी के उस व्यक्ति को जो आपका लोगर का है, वो क्या कहते हैं, लोगर सेक्शन का हेड है, और जिसको ये ऊपर से कहा जाता है कि तुम इंटरसेप्ट करो, क्योंकि खबर ये है कि विस्फोटक आ रहे हैं, अवैध हथियार आ रहे हैं, और उसने वो इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट में ये सब बातें आकर के चली गई। क्या गलत किया? किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए किया? मुख्य आरोप आपका ये था कि केंद्रीय मंत्रियों को, मेंबर पार्लियामेंट्स को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को के लिए इंटरसेप्ट को जो है उनको इंटरसेप्शन किया गया और उनका टॉप किया गया। साबित कर दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार है, और मुख्यमंत्री छोड़ो, हम सब इस्तीफा देने को तैयार हैं। हम सब इस्तीफा दे देंगे। करो साबित। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के, कोई भी किसी भी प्रकार, किसी भी स्तर का जनप्रतिनिधि के कभी कोई इंटरसेप्ट अशोक गहलोत की सरकार में हुआ हो तो मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप साबित करके देखिए। पूनिया साहब, आप नए नए आए हो, अभी भटको मत। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। आप हमसे कहते हो कि मध्यावधि चुनाव होंगे, आप खुद मध्यावधि में चल दोगे। जहां तक आपने पूछा कि महेश जोशी ने किस आधार पे 48 और 39 की एफआईआर दर्ज करवाई, पहली बात पूरी ऊपर लिखा हुआ है एफआईआर में कि वीडियो के ऑडियो और टीवी पर चल रही समाचार को देख करके मैं जो है ये इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करवा रहा हूं। उन्हें कभी ये नहीं कहा कि एसओजी ने या पुलिस के किसी दूसरे इकाई ने मुझसे ये कहा है कि इंटरसेप्ट में आज ऐसी बात हुई है, ऐसी बात हुई है। कहीं पर भी नहीं है। पूरी एफआईआर पढ़ के देख लो आप। ये तीन एफआईआर है, तीनों की तीनों पढ़ करके देख लो आप।
तीनों की तीनों पढ़ के देख लो। सदस्य मान लिया? नहीं मान लो तब तो कोई बात नहीं, बोलूँ ही नहीं मैं। दो तीनों एफआईआर में पहला शब्द यही है कि मैंने टीवी देखी, टीवी में समाचार देखे, वीडियो क्लिप देखी, उसके आधार पे मैं जो है ये एफआईआर लिखवा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये तीनों प्रकरण अनुसंधान के लिए एसओजी ने कहा गया और एसओजी ने ईमानदारी के साथ इनकी एफआईआर लगा दी। एफआईआर किस लिए लगा दी? अदम वक्फे में, अदम वक्फे में भी लगा दी। और दूसरी बात यह कि उनका उन्होंने अपना जुरिडिक्शन इसके लिए नहीं माना, अदालत में चले गए, अदालत में जाकर के एफआईआर दर्ज करवा दी। अदालत ने उस एफआईआर को मंजूर करते हुए ये आदेश दिए कि इन तीनों केसेस को जो है एसीबी तफ्तीश करेगी इनकी, और एसीबी को, एंटी करप्शन बोर्ड उसको, ब्यूरो को जो है वो केसेस दे दिए गए, जिसपे आज भी अनुसंधान जारी है, आज भी जारी है। लेकिन वॉइस सैंपल नहीं आया, क्योंकि वॉइस सैंपल तो दिया ही नहीं है 3 साल। माननीय सदस्य, डोंट डिस्टर्ब। 3 दिन तक दफ्तर और घर के चक्कर काटते रहे बड़े बड़े अफसर, नहीं दिया। मान्यता थी साहब कोई जमाने की, प्रारंभिक कालखंड में अध्यक्ष महोदय, ये माना जाता था कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है, लेकिन ट्रिक फोटोग्राफी निकल गई, और वो ट्रिक फोटोग्राफी निकल गई तो कुछ भी हो जाता है। होता क्या है, काम सभा हो रही है, आम सभा में कुल मिला के 50 आदमी, लेकिन ट्रिक फोटोग्राफी से 50,000 दिखा दिए जाते हैं, जैसा आजकल बंगाल में हो रहा है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंतर्गत केंद्र की 9 एजेंसियां एवं राज्य में केवल एक पुलिस विभाग को टेलीफोन इंटरसेप्शन के लिए अधिकृत किया गया है। 9 एजेंसीज हैं उनके पास, हमारे पास कुल मिला के एक है। हमारे पास ही नहीं, दूसरे राज्यों के पास भी एक ही है पुलिस। अब पुलिस की अलग अलग इकाइयां हैं, वो अलग बात है। इंटेलिजेंस ब्यूरो नंबर 1, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नंबर 2, नंबर 3 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नंबर 4 नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नंबर 5 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आजकल बड़े जोरों पर आती है, NIA, रॉ, और डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। इतनी सारी एजेंसीज हैं, और इनसे करवा क्या रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? जगह जगह छापे, जगह जगह सब कुछ। किसके छापे? अरोड़ा के छापे। अरोड़ा क्या नाम था उसका पूरा? राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र राठौड़, सीएम के बड़े भाई। कभी किसी बीजेपी वाले को पढ़ा गया? नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ेगा? कारी चरण जी पढ़ जाएगा, बात मान जाओ, हंसो मत। हाँ नहीं, ये जब थोड़े से टेढ़े चल रहे हैं ना, तो ये 3 मास है। मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूं कि किसी भी दल के चुने हुए विधायक या मंत्री या लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य को का कभी हमने इंटरसेप्शन नहीं किया। संदिग्ध गतिविधियां, चाहे वो हथियार की तस्करी हो, मादक पदार्थों के बाबत इंटरसेप्शन किया जा रहा हो, तो उन्हीं में जो है ऐसी बातें, इनके लिए इंटरसेप्शन किया जाता है। एफआईआर में साफ साफ है कि क्लिपिंग कहां से आई,
आप कहते हो कि साहब क्लिपिंग लोकेश शर्मा ने बनाई, सबूत दे दो। वीडियो ऑडियो चल रही है, टीवी चल रहा है, टीवी समाचार दे रहा है, समाचार पत्र छाप रहे हैं। अब ये किसने बनाई है ये तो बता दो आप, हमें तो कोई जरूरत है नहीं पूछने की। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई वॉइस सैंपल तो दे दो यार। वॉइस सैंपल देने में क्या है? मैं आपकी बात पे आता हूं। आदरणीय कटोरिया साहब ने बात कही कि टेपिंग होगा तो सीएम ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। कायम है, बात पे कायम है, आज भी कायम है। शर्मा को ओएसडी के व्हाट्सएप में वायरल किया, क्यों नहीं करेगा वायरल? क्यों नहीं करेगा? अगर मान लीजिए कोई वायरल उसके उसके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है और वो मैसेज जो है वो दूसरों को अगर भेज देता है तो क्या अपराध करता है? बताइए आप, कौन सा सेक्शन लगता है? और उसी के आधार पर महेश जी ने 3 एफआईआर दर्ज करवाई। आपने कहा कि टेप बनवाया, दे दो आप सबूत, आप सबूत दे दो। मुख्यमंत्री जाएंगे, हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे, आप दो तो सही सबूत। बिना विभाग की इजाजत के आपने ये भी कहा कि बिना विभाग की इजाजत में आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप जैसा आदमी जिन्होंने सालों होम मिनिस्टर रहे हों और कई काम तारीफ के भी किए, वो ये कहे कि साहब बगैर इजाजत के इंटरसेप्शन हो सकता है। करने वाला मरेगा क्या? पूनिया साहब ने कहा कि सक्षम देने वाला अधिकारी कौन होता? होम सेक्रेटरी होता है। होम सेक्रेटरी किसी को भी अधिकृत करेगा तो बराबर वाले को अधिकृत करेगा, बाकी होम सेक्रेटरी देता है, इसमें हमेशा इजाजत। ये टेप कहाँ से आए? ये तो हम भी आपसे पूछते हैं कि टेप कहाँ से आए, आप बता दो। ये टेप असली है कि नहीं, नकली नहीं है? तो वॉइस रिकॉर्ड करवा दो, पता लग जाएगा कि असली है कि नहीं है। ये तो आपके हाथ की बात है, निकालो एक चिट्ठी, डायरेक्शन दो कि तुम्हारे वजह से जो है बीजेपी को नीचा देखना पड़ रहा है। वॉइस सैंपल दो। राठौड़ साहब ने कहा, कोई खास बात तो कही नहीं, क्या जवाब दूं, एक निस्ता वाली बात कही आपने। और ये सब जानकारी है इनको कि ये टेप कहाँ से आया, कैसे नहीं हुआ, सब जानकारी है। क्योंकि महेश जी और रघु जी इनके खास लंगोटिया यार हैं। अब ये कहवे न कहवे वो बात दूसरी है। निस्ता की आपने बात कही, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, जो भी आपने आरोप लगाए हैं कि ये टेप सीएमआर में बने हैं, इन बातों पर अगर आप इन आरोपों को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, क्योंकि ये आरोप आपके लगाए हुए हैं, हमारे लगाए हुए नहीं हैं। आरोप लगाने वाला व्यक्ति ही बर्डन ऑफ प्रूफ को झेलेगा। करिए, ये सदन तैयार बैठा हुआ है सुनने के लिए आपको। तो इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय ये निवेदन करना चाहता हूं कि फिजूल वक्त जो विपक्ष के द्वारा इतना फिजूल वक्त इस सदन का बिगड़ा गया और जिस प्रकार की हरकत हुई, तो तो अच्छा हुआ कि मैं ये आ गया, आ तो गया। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। कम
से कम आप जैसे व्यक्ति से मैं हमेशा यही आशा करूंगा कि आप सत्य को सत्य कहोगे और असत्य को असत्य कहोगे। ये सत्यता है। क्यों नहीं वॉइस? आप एक ही काम कर दो, कुछ मत करो, इसकी सत्यता पता लग जाएगी। गजेंद्र सिंह जी को बुला करके वॉइस रिकॉर्ड करवा दो। एक बात, इतने से बिंदु पे सारा काम खत्म हो जाएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। मैं आखिर में कालीचरण जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा जो ये प्रश्न लगाया गया और जो ये चिंगारी जो उठाई गई, आज वो चिंगारी आपको ले डूबी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात भी की और एक यक्स पर्सन खड़ा हो गया कि ये कूटरचित टेप थी या सही टेप थी, आई कहां से। तो मेरे एक ही निवेदन है, कोई न कोई एजेंसी तो ऐसी होनी चाहिए जो इसकी जांच करे। तो मैं प्रस्ताव करता हूं सदन के सामने इसकी पूरी जांच सीबीआई से करवाई जाए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने बात कही, एक मिनट खत्म। जब इन्होंने बात कही और एक केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर कहा वॉइस टेस्ट के लिए, तो 13/7/2020 को आपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित 16 मान्य विधायकों को नोटिस भी दिया और मान्य सर में आपकी टीम 4 बार गई। ये रिकॉर्ड पर है, 4 बार वो रिकॉर्ड पर गई। उनको मिठाई खिलाने गई थी या उनको वॉइस टेस्ट कराने गई थी? आपके बगल में बैठे हैं, पहले उनकी वॉइस टेस्ट करवा लो आप। ये धंधे हम नहीं करते राठौड़ साहब। 90,000 टेलीफोन टेप हुए मोदी जी के द्वारा। प्लीज गलत माननीय सदस्य मोदी 90,000 फर्जी बना कर रहे हो, हिम्मत नहीं कुछ करने की। 90,000। अरे एक कागज दे दो इधर। ये लिपापोती से काम नहीं चलेगा। गैर है तो सीबीआई जांच, यहाँ से रिकमेंडेशन करो सीबीआई के लिए। कागज दे दो। सीबीआई को भेजो। क्या कहना चाहते हो? थोड़ी हिम्मत है, सीबीआई की रिकमेंड करो फिर जांच के लिए। क्या कर रहा है आप? बातें करते हैं। आनंद जी प्लीज। हाँ भैया, कागज दो। कागज क्या है? अगर तुम्हारे में दम हो ना तो एक आरोप कभी जिंदगी में तय कर दो तो यहाँ साला 1 सेकंड से दूसरे सेकंड झूठ और झूठ का खेल खेल हिम्मत नहीं। तरीके के झूठे आरोप लगा रहे हो। चाहता क्या? देना नहीं है। कर रहे हो। कागज दो। खड़ो यार, खड़ो सब। फर्जीवाड़े से कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, लो अच्छी तरह से पढ़ लो, अरे पढ़ लो, उसको पढ़ लो अच्छी तरह से। ये फर्जीवाड़े से अच्छी कुछ तरह नहीं से होगा। पढ़ लो। अरे पाप नहीं धुलेंगे तुम्हारे, पाप नहीं धुलने वाले, तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। माननीय सदस्य नीचे बैठे। माननीय सदस्य चर्चा नहीं करनी है। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, नीचे बैठे प्लीज। माननीय मंत्री जी नीचे बैठे। माननीय मंत्री जी, चर्चा समाप्त हुई। बुलाकी दास जी कल्ला वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 3 वार्षिक प्रतिवेदन लेके सदन की मेज पर रखता हूं। आय विवेक पर अनुमान की मांगे। माननीय धारीवाल साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 सड़कें व पुल के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 77 अरब 83 करोड़ 37 लाख 69 हजार तक की राशि प्रदान की जावे।
माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा, नहीं, पर ये कोई तरीका है क्या? एक इस स्तर का आदमी इस प्रकार की हल्की बात करता है? माननीय सदस्य, हाँ नीचे बैठे, माननीय मैम प्लीज, आप माननीय सदस्य, आपको मुझे समझ में आ रहा है, मैं खुद खड़ा हूँ, माननीय सदस्य बैठे, आप माननीय